नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है। तो देखते हैं जो आज का मॉक टेस्ट है। और आज के मॉक टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है। तो आप जुड़ जाएंगे सभी और जो आज का मॉक टेस्ट है उसे मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे जी। देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन क्या है? मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और दूसरा है मनसबदारी व्यवस्था, इसमें अब आपके दो क्वेश्चन दे रखे हैं। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। मनसबदारी का जो पद है वो पैतृक था। तो इनमें से आपको बताना है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना दूसरा सही है। अब इसके बारे में आप बताएंगे, कमेंट करके बताएं। मनसबदारी व्यवस्था आपने पढ़ा होगा। मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा 1575 में। 1575 में अकबर ने आपकी शुरू की थी मनसबदारी व्यवस्था और 1575 में इसने शुरू की। और कैसा था आपका ये? एक पैतृक पद होता था मनसबदारी व्यवस्था में। तो इसमें क्या है, मनसबदार का अर्थ क्या होता है? एक पद या ओहदा, ये आपका मनसबदार का अर्थ होता है। पैतृक था और ये कुलीन वर्ग से संबंधित थी, ये भी आपकी सही है। और अकबर ने प्रारंभ की थी, ये भी सही है। लेकिन किस वर्ष प्रारंभ की थी? 1575 में इसको प्रारंभ किया था। क्लियर हुआ? उसके बाद में यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसमें आप याद रखेंगे एक और दो दोनों, ये एक और दो दोनों आपके सही हैं। तो याद रखेंगे मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित। क्लियर हो गया मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है, एक तरफ आपके पुस्तक हैं और एक तरफ आपके लेखक हैं। तो पुस्तक इधर है आपके, लेखक इधर है। अब आपको इनमें से बताना है सही करके कि तबाकत नासिरी मिन्हाजुस सिराज या किसी अन्य व्यक्ति ने लिखी है, तारीख फिरोज शाही अबुल फजल ने लिखी है, तुगलक नामा अमीर खुसरो ने लिखी है, हुमायूं नामक गुलबदन बेगम ने लिखी है। तो अब इनमें से आपको एक ये बताना है कि इनमें से एक आपका गलत लिखा हुआ जो पुस्तक है उसके सामने राइटर आपका गलत है। अब आप इनमें से बताएं कमेंट करके कि कौन सा राइटर गलत है जी। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी में क्या है? तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही जी। तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो आपने पढ़ा होगा जियाउद्दीन बर्नी। कौन है इसके राइटर? जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन भी नहीं याद हो तो क्या याद रखेंगे? बर्नी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? जियाउद्दीन बर्नी। क्लियर हो गया? जियाउद्दीन बर्नी ये किसके राइटर हैं? आपके तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही के राइटर कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? अबुल फजल, इसलिए गलत है। बाकी अन्य सही है। तबाकत नासिरी मिन्हाजुस सिराज सही है, तुगलक नामा अमीर खुसरो सही है, हुमायूं नामा कौन है? गुलबदन बेगम सही है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है निम्न घटनाओं को उसके समय के आधार पर आपको सम्मिलित करना है कि इसमें सबसे पहले घटना कौन सी हुई है, उसके बाद कौन सी हुई है, उसके बाद कौन सी हुई है। तो ये चार ऑप्शन है कि सबसे पहले कौन सी घटना है। पहले आपका देख रहे हैं यहाँ पे डी है, फिर आपका जो सेकंड है, फिर आपका थर्ड है, फर्स्ट है। ऐसे यहाँ पे सेकंड है, आपका फोर्थ है, फर्स्ट है, थर्ड है। तो आप देखें, अगर आपको इनके वर्ष याद हैं तो आप बड़े आसानी से इनको लगा लेंगे। जैसे पूना पैक्ट, पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, आपने पढ़ा होगा 1932 में आपको हुआ था पूना पैक्ट। गांधी इरविन समझौता आपका मार्च 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। क्रिप्स मिशन आप पढ़ते हैं, ये किस वर्ष भारत आया था? 1942 भारत आया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? आपका 1923। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब है? 1923। अब आसानी से आप इनको लगा लेंगे जी। सबसे पहले क्या आएगा? 1923। तो 1923 का क्या हो जाएगा? 1923 का हो जाएगा आपका 4। उसके बाद आएगा 1931, तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 1932, तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। और बचा कौन? आपका थर्ड। तो याद रखेंगे ये आपका क्लियर हो जाएगा फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और क्या है आपका थर्ड। तो फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और क्या है आपका थर्ड। ये क्लियर हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ये इससे संबंधित आपका, इसे बोलते क्या है? इसे आपका घटना से संबंधित आपका बोला जाता है। ये प्रश्न था। क्लियर हो गया? पूना पैक्ट 1932 है, गांधी इरविन समझौता 1931 है, क्रिप्स मिशन 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब है? 1923। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? ऑप्शन में है 26 जनवरी को, 21 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को, 24 अप्रैल को। बताएंगे, सभी बताएं।
पंचायती राज दिवस कब बनाते हैं? बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस आप पढ़ते हैं पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल और क्या है आपका वर्ष 1993, 24 अप्रैल 1993 में भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। इसलिए पंचायती राज दिवस कब होता आपका? आप याद रखेंगे 24 अप्रैल को। आप पढ़ते हैं जी, एक तो क्या है गांधी जयंती, कौन सा आपका? गांधी जयंती। और एक आप याद रखेंगे क्या है? एक आप याद रखेंगे कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जयंती। तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती ये कब होती हैं? ये होती हैं आपकी 2 अक्टूबर को। कब होती हैं? 2 अक्टूबर को आपकी होती हैं। और आपसे पूछा जाए अहिंसा दिवस भी हम कब बनाते हैं? अहिंसा दिवस भी कब बनाया जाता है? आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी आप पढ़ते हैं, 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस होता है आपका? गणतंत्र दिवस कब होता है आपका? 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है आपका? गणतंत्र दिवस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अब आपको बताएं इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें आपका श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? आर्टिकल 48, आर्टिकल 45, आर्टिकल 39, आर्टिकल 43 ए। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं श्रमिकों से संबंधित आपका कौन सा इसमें अनुच्छेद है। तो याद रखेंगे इसमें कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 43 ए। क्लियर हो गया? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43 ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो कौन सी आपकी घटना जो इससे सम्मिलित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, विवर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन? बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे। ऑप्टिकल फाइबर में संचरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन? बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे किसके माध्यम से आपका होता है। तो आप याद रखते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर है वो आपका किस पर आधारित है, किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है एंजाइम। एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है एंजाइम के बारे में। वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे जैव उत्प्रेरक हैं या नहीं? आप बताएंगे सही है गलत है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो एंजाइम के बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपके दोनों सही हैं, जैव उत्प्रेरक हैं यानी जीवों के माध्यम से उत्प्रेरित किए जाते हैं आपके, और वे शरीर में जिस स्थान पर अपना कार्य करते हैं वहीं पर आपको उत्पादित होते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे अंदर एंजाइम आपके होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ये आपका कार्य किससे संबंधित है? एंजाइम में। तो एंजाइम में जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे लाइपेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, आपने पढ़ा होगा ये कहाँ से होते हैं? अग्नाशय से, अग्नाशय से निकलते हैं। जैसे इरेप्सिन है, सुक्रेज है, माल्टेज है, लैक्टेज, ये कहाँ से निकलते हैं? छोटी आंत से। तो सभी एंजाइम का अपना अलग अलग कार्य होता है। तो ये जहाँ से आपके निकलते हैं वहीं इनका कार्य आपका होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। मतलब एक आपका ऐसा इसमें आपका खनिज तत्व है जिसका अभाव उसमें होता है माँ के दुग्ध में। तो इसमें बताएंगे लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे किसका अभाव होता है। तो इसमें किसका अभाव होता है? इसमें होता है आपका लोहे का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? लोहे का आपका अभाव होता है। एक परीक्षा में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, लोहे का अभाव होता है। नेक्स्ट बिब्लियोमेट्री है। बिब्लियोमेट्री किससे संबंधित है? पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य है, सूचना प्रबंधन सेवा, सूचना प्रबंधन उपकरण या पुस्तकालय सेवा? बिब्लियोमेट्री के बारे में आपको बताना है किससे संबंधित है बिब्लियोमेट्री। पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, सूचना प्रबंधन सेवा, सूचना प्रबंधन उपकरण या पुस्तकालय सेवा? तो बिब्लियोमेट्री आप याद रखेंगे ये क्या है आपका? ये है सूचना प्रबंधन उपकरण। क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण। तो इसे क्या बोला जाता है? बिब्लियोमेट्री। क्या बोलते हैं आपका? बिब्लियोमेट्री, सूचना प्रबंधन उपकरण। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? ऑक्सीजन तथा ओजोन,
ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? बताएंगे इसमें से कमेंट करके। धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन या क्या है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण किसका आपका धुआं या स्मॉग आपसे वायुमंडल में उपस्थित होता है? नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार आपका दिया जाता है? तो वैश्विक 500 पुरस्कार या ग्लोबल 500 बोलते हैं, ग्लोबल 500। तो ये पुरस्कार जीन संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए। तो ग्लोबल 500 जो आपका पुरस्कार है, तो इसे एक आपकी संस्था है, संस्था का नाम क्या है? UNEP। क्या नाम है संस्था का नाम? UNEP। आपने पढ़ा होगा UNEP। UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। पढ़ा होगा आपने, पर्यावरण से संबंधित है UNEP। तो UNEP के द्वारा ही आपका पुरस्कार दिया जाता है। तो UNEP पर्यावरण के लिए कार्य करती है। तो इसमें सीधा क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण। क्या हो जाएगा आपका? पर्यावरण संरक्षण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? आपको ऐसा क्षेत्र बताना है जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका जैव विविधता क्षेत्र कहलाता है। तो जैव विविधता विश्व में अगर पूछा जाए, विश्व में सबसे अधिक जो जैव विविधता है, तो जो अमेजन नदी का बेसिन है ब्राजील देश में, तो वहाँ पे आपकी सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है। लेकिन अगर आपकी जो रेखा के आधार पे पूछे, जैसे आपकी विषुवत रेखा है या कर्क रेखा, मकर रेखा है, तो रेखा के आधार पे मिलेगी विषुवत रेखा के आसपास। भारत में जैव विविधता के दो क्षेत्र हैं, एक पश्चिमी घाट है और एक कौन सा आपका पूर्वी हिमालय। ये दो क्षेत्र हैं। जैव विविधता के बारे में पहले भी आपने मॉक में पढ़ा होगा। जैव विविधता दिवस आपने पढ़ा है 22 मई और जैव विविधता संरक्षण दिवस आपने पढ़ा होगा 24 नवंबर। तो ये क्वेश्चन आपके जैव विविधता से संबंधित है। अब यहाँ पे पूछ रखा है जी कि सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? ये चार ऑप्शन आपके सामने। अब इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो चार ऑप्शन में आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, तो जो भारत का ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है। यहाँ पे आपका समुद्र वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो सबसे अधिक जो जैव विविधता है कहाँ पे मिलेगी? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट का विस्तार जैसे कर्नाटक आप पढ़ेंगे, केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पे पश्चिमी घाट का विस्तार आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और आपको इनमें से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो आप बताएंगे, एक तरफ देश है, एक तरफ आपकी राजधानी है। एक तरफ देश, एक तरफ राजधानी। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताजिकिस्तान की क्या है? किर्गिस्तान की क्या है? और आपका क्या है? तुर्कमेनिस्तान की क्या है? इनमें से आपको बताना है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद सही है। ताजिकिस्तान दुशानबे आपका सही है। किर्गिस्तान की क्या है? बिश्केक सही है। तुर्कमेनिस्तान की क्या है? ऐशगाबाद सही है। तो इसमें आप याद रखेंगे सीधा कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4। ABCD का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। उज्बेकिस्तान क्या हो गया? ताशकंद। ताजिकिस्तान क्या हो गया? दुशानबे। किर्गिस्तान क्या हो गया? बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान क्या हो गया? ऐशगाबाद। ये बहुत ज़्यादा आती हैं तान वाली जो आपकी राजधानी। आपसे पूछा जाएगा जी, इसी में आपसे पूछे अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? अफगानिस्तान सब जानते हैं, अफगानिस्तान कैपिटल क्या है? काबुल। और पाकिस्तान के आपसे पूछे, पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की पूछे तो क्या है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान क्या है? काबुल। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका जनजाति है और एक तरफ है स्थान, कि कौन सी जनजाति किस स्थान पर आपकी मिलती है। तो एक आपको गलत इसमें लिखा हुआ है, वो गलती आपको पहचानना है, आपको बताना है। पिग्मी कांगो बेसिन क्षेत्र में मिलती है, सही है या गलत है? अंगामी नागालैंड में, सही या गलत है? एनू या आइनू बोल देते हैं, एनू या क्या बोल देते हैं? आइनू भी बोल देते हैं इसको। एनू या क्या बोल देंगे? आइनू। एनू या क्या है आपका? आइनू, जापान। नेक्स्ट है किर्गिज, सूडान। अब इनमें से आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताएंगे सभी? पिग्मी कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड, आइनू जापान, किर्गिज सूडान।
बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें डी सुमेलित नहीं है। खिरगिज, खिरगिज कहाँ पे मिलती है? खिरगिज मिलती है आपकी मध्य एशिया में। खिरगिज कहाँ मिलती है? खिरगिज मिलती है आपकी मध्य एशिया। अन्य आपकी सभी सुमेलित हैं। खिरगिज कहाँ मिलती है? मध्य एशिया। पिग्मी कांगो बेसिन क्षेत्र में आपकी मिलती है अफ्रीका में। अंगामी नागालैंड में, ये भारत में मिलती है। आइनू जापान में आपके मिलती है। और खिरगिज कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है मध्य एशिया में आपके मिलती है खिरगिज। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस करेंगे सभी जी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम आपका सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका कई बार सिविल सेवा में आपका पूछा गया, जो सिविल सेवा की आपकी परीक्षा होती है वहाँ पे इसको आपका पूछा गया। तो मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, ये ऑप्शन है। ऑप्शन बी है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ऑप्शन सी है मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर। ऑप्शन डी है जी सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। अब आपको इनमें से बताना है क्रम भी कौन सा पूछा है। क्रम पूछा है पश्चिम से पूर्व। जैसे एग्जाम्पल फॉर ये भारत की स्थिति है तो इधर से इधर की तरफ आपको बताना है, इधर से इधर की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको बताना है। तो इसमें आप याद रखेंगे जो आपका सतपुड़ा रेंज है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मिलेगी सतपुड़ा रेंज, तो सबसे पहले आएगा आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा का ही एक पार्ट आपका इसे बोलेंगे महादेव, और सतपुड़ा का ही जो पूर्वी वाला क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे? मैकाल। तो याद रखेंगे सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, महादेव भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है मैकाल। और छोटा नागपुर आप जानते हैं, छोटा नागपुर का पठार का जो सबसे अधिक विस्तार है वो कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे इसमें सतपुड़ा, महादेव, महादेव के बाद कौन है? मैकाल, और मैकाल के बाद कौन है? छोटा नागपुर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अलग से नोट कर सकते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, ये आपका सही क्रम है जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। अब आपको बताना है जी इसमें आपका कौन सा सही है। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई है? मंगलौर की संधि किस वर्ष हुई है? सालबाई की संधि किस वर्ष हुई है? और मद्रास की संधि किस वर्ष हुई है? इनमें से आपको बताना, ये इधर सुमेलित करके बताएंगे। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष है? 1782, 1784, 1769, 1765। इनको आप सुमेलित करेंगे। तो देखते हैं एक बार। इलाहाबाद की संधि आपने पढ़ा होगा, बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में, उसके बाद में आपकी हुई इलाहाबाद की संधि। उसके एक वर्ष बाद तो 1765 में कौन सी संधि हुई है? इलाहाबाद की संधि। मंगलौर की संधि आप पढ़ते हैं, जो द्वितीयांगल मैसूर युद्ध है जिसमें हैदर अली टीपू सुल्तान आपने पढ़े होंगे। इसी दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र कौन? आपका टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान युद्ध की कमान को जारी रखता है। तो जो आपका द्वितीयांगल मैसूर युद्ध है तो उसमें आपकी कौन सी संधि हुई थी? मंगलौर की संधि। तो याद रखेंगे द्वितीयांगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक लड़ा गया। तो याद रखेंगे 1784 में हो जाएगी मंगलौर की संधि। नेक्स्ट उसके बाद है सालबाई की संधि। सालबाई की जो संधि है ये आपकी अंग्रेज और मराठों के मध्य हुई थी। और ये संधि किस वर्ष हुई थी? ये संधि हुई थी 1782 में। किस वर्ष हुई? 1782। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में आपकी जो संधि हुई है उसे आप याद रखेंगे, ये है मद्रास की संधि। और ये किस वर्ष हुई है? 1769 में। याद रखेंगे। एक बार पुनः देखें, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष है आपका? इलाहाबाद की संधि है 1765 में। मंगलौर की संधि कब है? द्वितीय आपका आंगल मैसूर युद्ध में भी 1784 में। सालबाई की संधि कब है? 1782 में। और मद्रास की संधि कब है? मद्रास की संधि कब है आपकी? 1769 में। तो ये इस तरीके से आपके सुमेलित हैं, आप सभी को इनको याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट, तो ये आपका ईसाइयों से संबंधित था नेटिव मैरिज एक्ट। तो नेटिव मैरिज एक्ट के आपका वर्ष बताना है 1870, 1874, 1872, 1876। इनमें से बताएंगे नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट
नेटिव मैरिज एक्ट आपसे पूछा जाएगा कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष आपका पारित किया, तो इसे आप याद रखेंगे 1872 में। किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में, जो आपका ईसाइयों से संबंधित था नेटिव मैरिज एक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पांचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, या सही नहीं है, तो आप बताएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय पांचांग, तो इसमें पूछा है कि विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन है विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पांचांग को जनवरी 26, या ऐसे पढ़ेंगे 26 जनवरी 1950 से आपका अपनाया गया है। अब इसमें आपके कूट दे रखे हैं कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना दूसरा सही है। कौन सा इसमें होगा आपका, बताएंगे, सभी बताएं। तो इसमें आपने पढ़ा होगा जो राष्ट्रीय पांचांग है, राष्ट्रीय पांचांग कौन से संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। कौन सा संवत है? शक संवत। और शक संवत आपने पढ़ा भी होगा। शक संवत की जो शुरुआत है ये 78 ईस्वी में किसने की थी? 78 ईस्वी में कनिष्क ने राजगद्दी पर बैठने के समय कौन सा संवत चलाया? शक संवत। तो शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पांचांग। और राष्ट्रीय पांचांग को आपने पढ़ा होगा कि इसको हमने कब स्वीकार किया था? 22 मार्च 1957 में इसको स्वीकार किया था राष्ट्रीय पांचांग के रूप में। तो याद रखना है शक संवत पर आधारित है, तो पहला भी गलत है, और 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया दूसरा भी गलत है। तो ना तो एक है ना दो है, कोई सा भी इसका आपका सही आंसर नहीं है। तो ये आपका सही है, शक संवत पर आधारित है। और 78 ईस्वी में शक संवत आपका कनिष्क ने चलाया था। और आपको याद रखना है इसे कब स्वीकार किया था हमने? 22 मार्च 1957 में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू किस वर्ष स्वीकार की गई थी? ऑप्शन है आपके 1950, 1907, 1989, 1993। इनमें से आपको बताना है एक उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को कब स्वीकार किया गया था। तो आप पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में दो राजकीय भाषा, एक हिंदी है और एक कौन सी आपकी? उर्दू। तो हिंदी तो आपकी प्रारंभ से ही है, लेकिन आपको उर्दू के बारे में बताना है कि उर्दू कब स्वीकार की गई थी। तो इसमें आप याद रखेंगे दूसरी राजकीय भाषा के रूप में जो आपकी उर्दू है, उर्दू को हमने कब स्वीकार किया था? 1989 में स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया? 1989 में स्वीकार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। तो दिल्ली को एनसीआर का जो दर्जा है वो कब दिया गया? 1990, 1991, 1992, 1969। इनमें से आपको बताना है सही आंसर आपका क्या है। दिल्ली को एनसीआर का दर्जा पढ़ा होगा आपने, नॉर्मल क्वेश्चन है। दिल्ली को एनसीआर का दर्जा आप पढ़ते हैं। दिल्ली को जो एनसीआर का दर्जा है 69वां संविधान संशोधन, और 69वां संविधान संशोधन कब है? 1991 के माध्यम से दिल्ली को हमने एनसीआर का दर्जा दिया था। एनसीआर क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष दिया था? 1991। किस वर्ष दिया था आपका? 1991 के माध्यम से आपका दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। तो अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जी। तो आज का मॉक टेस्ट था, और अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो लाइक का जो बटन है उसे ज़रूर आप प्रेस करें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।